नमस्कार साथियों, राम राम। मैं और मेरी राजनीति में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कई दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि सर्वे का इंतज़ार था, जो कि अनुमानित आंकड़े पहले भी हम लोगों ने, आप सभी ने मिलकर बनाए हैं और जिनका अनुमान सभी साथियों ने लगाया है। हमने भी उसी अनुमान के तहत हम लोग इस सर्वे को तैयार कर रहे हैं। साथियों, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 400 सीटें बीजेपी जीतेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सट्टा बाज़ार 330 सीटें कह रहा है, तो हो सकता है सट्टा बाज़ार हमेशा पैसे कमाने के लिए सही आंकड़े देता है और लगभग उसके आंकड़े सही भी होते हैं। इसके साथ कह नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है। लेकिन साथियों, लोकल रिपोर्टर के तहत यदि हम देखें कि क्या हो रहा है, तो जैसे ग्रामीण एरिया में यदि हम सर्वे करते हैं और ग्रामीण एरिया में लोगों से पूछते हैं, तो लगभग कांग्रेस की जीत दिखाई देती है। और यदि शहरी कस्बे या शहरी तगमे में हम बात करते हैं, तो उसके अंदर बीजेपी यानी कि भाजपा जीत दिखाई देती है। लेकिन अभी इन चीज़ों का तो 4 तारीख को ही पता लगेगा कि किसके खाते में कितनी सीटें आती हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ आंकड़े लगाते हैं, जिसका अंदाज़ा हम लगा के आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। साथियों, जो बातें हो रही हैं लगभग वो इतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि जो लोग आवाज़ लगा रहे हैं कि कांग्रेस 8 सीटें, 7 सीटें या 5 सीटें जीत रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो समीकरण के तहत चला हुआ है उसके अनुसार यदि जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, यदि उनकी मानी जाए तो 6 सीटें कांग्रेस जीत सकती है हरियाणा में 10 सीटों में से, और 4 पर भाजपा रहेगी। लेकिन यदि भाजपा का समीकरण देखें और लोगों की राय दोनों साइड से देखी जाए, तो करीब 1 या 2 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं। लेकिन इसमें फाइट बहुत ज़्यादा है। जैसे बात करते हैं हम 10 की 10 सीटों पे करेंगे। पहले नंबर पे करते हैं बात गुड़गांव से मान के चला जाता है कि कोई टक्कर नहीं है, जिसमें कि राव इंद्रजीत सिंह जी जीत रहे हैं, जो भाजपा से 6ठी बार लोकसभा सांसद बनेंगी। दूसरी सीट बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में भी कंवरपाल गुर्जर जीत रहे हैं, वो भी आपसी मतभेद के चलते हुए, जिसकी हमने पहले भी व्याख्या की थी और बातचीत की थी। तो उसके लिए कंवरपाल गुर्जर वहाँ से भी वो सीट निकालते दिख रहे हैं। लेकिन पूरा पता तो 4 तारीख को ही लगेगा। बात करते हैं करनाल की। करनाल में मनोहर लाल खट्टर जीतते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मराठा वोट ले रहे हैं, जो इनेलो के और उनके वोट हैं। तो इसलिए जो वहाँ से बुद्धि राजा है वो हारते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो पेटियों के अंदर बंद है। उसके बाद बात करते हैं अम्बाला से बंतो कटारिया की जीत सुनिश्चित कर चुके हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि वो वहाँ से जीत रहे हैं, क्योंकि ये भी हम अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत से जीत तो बडोली की दिखा रहे हैं, लेकिन टक्कर बहुत ज़्यादा फाइट है सतपाल ब्रह्मचारी और बडोली के अंदर। ऐसी ही टफ फाइट है
भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर और राव दान सिंह की, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। ऐसी ही टफ फाइट है रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा की, वो भी बहुत ज़बरदस्त फाइट है जो कि कहीं भी जा सकती है। ये 3 सीटें ऐसी हैं जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी यहाँ से जीत रही है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा भी जीत की तरफ नहीं है और अरविंद शर्मा भी। इसी प्रकार भिवानी महेंद्रगढ़ से जो धर्मवीर सिंह हैं और राव दान सिंह हैं, वो भी ऊपर नीचे लगे हुए हैं, जिसकी हम तहे दिल से ये घोषणा नहीं कर सकते कि वो जीत की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी और बडोली में बहुत ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। हमारे अनुमान के हिसाब से हम इसको किसी की तरफ भी जीत नहीं दिखा सकते। बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में भी सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल, अभय सिंह चौटाला की फाइट ज़बरदस्त है, क्योंकि इनेलो का गठबंधन इंडिया गठबंधन से होता तो सारी सीटों पर ज़बरदस्त प्रभाव देखने का मिलता। ये मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये फाइट कमज़ोर होती दिख रही है और ये सीट इनेलो बहुत से वोटों के साथ इसमें चल रही है। इनेलो के साथ सुशील गुप्ता भी अच्छे लीडर हैं और नवीन जिंदल बीजेपी का समर्थन है। इसके बाद बात करते हैं सिरसा लोकसभा की। सिरसा लोकसभा में भी हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ से कुमारी शैलजा एक तरफ जीत रही है, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट कुमारी शैलजा है। यानी कि कोई यदि हम सीट की बात करते हैं प्रॉपर, तो वहाँ पर कुमारी शैलजा को हम कांग्रेस की झोली में डालने के हमारे सर्वे के हिसाब से हम मानते हैं कि कांग्रेस की सीट कुमारी शैलजा निकाल रही है। उसमें अशोक तौर का प्रभाव कम है। हिसार से जीत तो रणजीत सिंह चौटाला की दिखा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ भी बड़ा प्रेशर है, क्योंकि ग्रामीण एरिया से कांग्रेस की जीत है और शहरी क्षेत्र से बीजेपी की जीत है। इसमें भी टफ फाइट होने के बहुत ही चांस हैं। लेकिन जैसे जेपी उर्फ जयप्रकाश का बयान आया था कि मेरे साथ भी वित्रघात हुआ है, तो इसका मतलब यही होता है कि वो चुनाव हार रहे हैं। इसी प्रकार बडोली का बयान आया था कि मेरे साथ भी वित्रघात हो रहा है, तो वो भी लगभग चुनाव हार रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं कि कहीं ना कहीं वो लूज हैं, तभी ये चीज़ें देखने में मिलती हैं। मेरा सर्वे मेरे आंकड़ों के हिसाब से यदि मैं कहूँ तो कांग्रेस 1 सीट जीत रही है और बीजेपी 9 सीटें जीत रही है मेरे आंकड़े के हिसाब से। लेकिन यदि पब्लिक के आंकड़े को हम देखते हैं तो उनके आधार पर 6 सीटें कांग्रेस जीतेगी और 4 सीटें बीजेपी जीतेगी। ये आंकड़े पब्लिक की तरफ से हैं। लेकिन जो और पत्रकार साथियों ने अपने अपने आंकड़े दिए हैं, उनमें से 4 सीटें करीब कांग्रेस को जिता रहे हैं और 6 सीटें बीजेपी को जिता रहे हैं। लेकिन ये कोई ज़्यादा अचंभित बात नहीं है कि अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से अपनी सीट निकाल सकते हैं। ये चंभित बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पब्लिक का ध्यान
किस तरफ जाता है, यही देखने वाली चीज़ है। क्योंकि जो पिपली में किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, पिपली से ही शुरुआत हुई थी। और अभय सिंह चौटाला की भी एक सीट होने के बाद उन्होंने किसानों के लिए अपना इस्तीफा दे दिया था, वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया था और बहुत से ऐसे काम किए थे जिसके लिए किसानों को उनकी तरफ जाना चाहिए था। लेकिन जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये तो किसान लोग ही बताएंगे। अब बात करते हैं फाइट की, तो इसमें तीनों की अच्छी तरह फाइट है। अभी जैसे कुछ सुनने में आता है और बात चलती हैं, उनके तहत ऐसे लगता है कि बीजेपी कुछ सीटों को अपनी सुरक्षित मान रही है। जैसे गुड़गांव से राव इंद्रजीत को सुरक्षित मान रही है, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को सुरक्षित मान रही है, करनाल से मनोहर लाल खट्टर को सुरक्षित मान रही है और हिसार से रणजीत सिंह चौटाला को सुरक्षित मान रही है। लेकिन कांग्रेस वाले भी अपनी जदोजहद के तहत इनको सुरक्षित मान रहे हैं। अभी देखने में क्या आता है ये तो समय ही बताएगा। समय के साथ 4 तारीख को ये पता लग जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। क्योंकि टफ मुकाबले के तहत रोहतक सबसे टफ मुकाबला है, उसके साथ लगती हुई सोनीपत भी ऐसे ही टफ मुकाबला है। मेरे अंदाजे से, मेरे अनुमान से, मैं जो मानता हूँ उसके तहत दोनों सीटों पे ज़बरदस्त फाइट है और मेरे हिसाब से यहाँ पर जीत का मार्जिन भी 10,000 अंडर ही रहेगा, यानी 10,000 के अंदर ही रहेगा। इसको हम जीत की तरफ किसी भी पार्टी को ये सीटें नहीं दे सकते, क्योंकि इनके अंदर ज़बरदस्त मुकाबला है। सतपाल ब्रह्मचारी का और बडोली का, उधर दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा का, क्योंकि दोनों की ज़बरदस्त फाइट है। लेकिन कुछ दोस्त कहते हैं कि 2 लाख से दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा, तो वही बात कुछ अरविंद शर्मा के कहते हैं कि वो 50,000 से या 1 लाख से अरविंद शर्मा जीतेगा। लेकिन इसके लिए हम अंदाजे नहीं लगा सकते। हमारा जो समीकरण होता है वो ग्राउंड लेवल का होता है और उसी के तहत हम अपना अनुमान लगाते हैं, उसी के तहत हम सब इस सर्वों को प्रस्तुत करते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैनल को जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑल पर दबाएं और इसको शेयर करें। तभी जाके आप लोगों को जो चुनाव के समीकरणों की बातें होंगी वो मैं और मेरी राजनीति चैनल पर आप सभी को हर प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी इस चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितनी हो सके इस वीडियो को शेयर करना, शेयर करने के बाद ही आगे जाके हम सभी यही समझेंगे कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक घूम रही है, कहाँ जा रही है। तो साथियों, ज़्यादा लंबे होने के कारण हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उसमें कुछ समीकरण समझ में नहीं आते, कुछ दोस्त नहीं देख पाते। तो इसलिए ये आंकड़ा अभी भी बता रहे हैं कि 9-1 का आंकड़ा है जो अनुमानित आंकड़े हैं। लेकिन यदि बदलाव होता है तो 6-4 का भी हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। 4 सीटें भी मिल सकती हैं बीजेपी को। यदि बीजेपी को ज़्यादा मिलती हैं तो उनको फिर 9 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। अन्यथा 6 सीटें कांग्रेस को और 4 सीटें बीजेपी को मिलने के अनुमान भी हम लगा सकते हैं। राम राम दोस्तों, जय राम जी की, जय हरियाणा, जय भारत, जय हिंद, नमस्ते, राम राम।